पेज नंबर 327। ओके, चलो शुरू करें। असेसमेंट ऑफ फर्म्स की बात हो रही थी लास्ट लेक्चर में, वो कंटिन्यू कर रहे हैं पेज 327 से। मैंने आपको कैलकुलेशन के बारे में बता दिया था एक बार बेसिक, कि एक पार्टनरशिप फर्म अगर है तो उसका अकाउंटिंग कैसे हो रहा है, पार्टनर्स का टैक्सेबिलिटी कैसे आ रही है और फर्म की टैक्सेबिलिटी सेपरेट होती है, हमने बात की थी। जो टैक्स के रेट्स हैं वो आपको ऑलरेडी पता है। इंडिविजुअल पार्टनर्स के लिए टैक्सेशन स्लैब रेट्स पे होगा और बाकी जो फर्म है उसके लिए फ्लैट रेट ऑफ टैक्स रहेगा, दैट इज 30%। तो ये वेरिएशन हम देख चुके हैं। बाकी अकाउंटिंग में बाकी जो चीज़ें थी वो तो कंप्लीट है। अब सेक्शंस यहाँ पे देखते हैं कि बाकी के सेक्शंस बोल क्या रहे हैं। सेक्शन 40 का क्लॉज भी हमने कल डिस्कस किया था, एक पर्टिकुलर सेक्शन जहाँ पे पार्टनर्स को कितना रेम्यूनरेशन हम फर्म के अकाउंट से दे सकते हैं उस पर बात हो रही थी। तो बुक प्रॉफिट के बेस पे डिवीजन किया था। फर्स्ट 3 लाख रुपीज ऑफ बुक प्रॉफिट जो है उसमें से मैक्सिमम 90% या 1,50,000 फ्लैट विच एवर इज हायर, उतना रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को आप दे दो चलेगा। उतना एग्जेम्पशन फर्म क्लेम कर लेगी और उतना अमाउंट पार्टनर के इंडिविजुअल स्लैब में टैक्सेबल होगा। उसके ऊपर का कितना भी बुक प्रॉफिट होगा 60% ही आप रेम्यूनरेशन दे सकते हो, बाकी टैक्सेबिलिटी फर्म पे आएगी। तो सेक्शन से हमें ये समझ में आ गया कि फर्म के ऊपर टैक्सेबिलिटी आने ही वाली है। आप कितना भी मैनेजमेंट कर लो, फर्म का टैक्स या उसका प्रॉफिट जीरो नहीं हो पाएगा जब तक फर्म खुद लॉस में नहीं है। अगर प्रॉफिट में है तो कुछ ना कुछ अमाउंट के ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, ये कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे प्रोसीजर्स जो है रिमेनिंग, जो इनकम टैक्स में हमें फॉलो करने होते हैं, उसके सेक्शंस दे रखे हैं। सबसे पहला जो आपको सेक्शन बोला है दैट इज 184। 184 में कंप्लायंस फॉलो करने की बात कर रहे हैं। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा कि भाई हमने पार्टनरशिप फर्म बनाई है। तो 184 वही कंप्लायंस की बात कर रहा है। बहुत सिंपल कंप्लायंस है, आप फर्म रजिस्टर कर दो, कोई इशू वाली बात नहीं। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना वैसे मैंडेटरी होता नहीं है एक्ट के हिसाब से, बट हमने ये देखा है कि रजिस्टर ना करवाने के जो नुकसान है वो काफ़ी सारे, फिर लगता है कि रजिस्टर करवा दो वही बेटर है। ठीक है, तो आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। उसके बाद जैसे ही आप पहली बार रिटर्न फाइल करोगे एज अ पार्टनरशिप फर्म, तो फर्स्ट टाइम फाइलिंग करते टाइम आपके जो एरिया के, आपके ज्यूरिसडिक्शन की असेसिंग ऑफिसर है, ऑनलाइन ही प्रोसेस होगा, फिजिकल नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप डीड की कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। दैट इज अ कंप्लायंस जो आपको फुलफिल करना है। एंड इसके बाद हर साल आपको ये कंप्लायंस रिपीट करने की जरूरत नहीं। वन टाइम या फर्स्ट टाइम आपको ये करना पड़ेगा, सेकेंड टाइम ये करने की नीड नहीं। अच्छा, इन बिटवीन इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है कि पार्टनरशिप डीड में कोई चेंजेस अगर आपको करने पड़ते हैं, तो वो चेंजेस करने के बाद अपडेट करना नेसेसरी होगा। तो जब तक आप फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो और फॉर्म वैसे की वैसी है, तो फिर आपको हर साल डीड की कॉपी सबमिट नहीं करनी। ये 184 सेक्शन आपको बेसिक कंडीशन बता रहा है। जो थियोरेटिकल कंडीशन है इसमें कोई कैलकुलेशन वाली बात नहीं। ठीक है, देखिए आगे। ठीक है, तो 184 में जितना भी कंटेंट था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप उसकी लैंग्वेज देखोगे, रिलेट हो जाएगी। पॉइंट टू पॉइंट पूरा लर्निंग की कोई नीड है नहीं, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ फर्म्स। एग्जाम में वेटेज या एवरेज के हिसाब से एक क्वेश्चन आ गया या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ गए इस टॉपिक में से बड़ी बात है। तो आपको वर्ड टू वर्ड कुछ नहीं पढ़ना है। आप रीड करके अपने वर्ड्स में अगर साइड पे उसको नोट कर लोगे या मेन वर्ड्स अंडरलाइन कर लोगे चलेगा, उतना ही इनफ है। 185 पे जा रहे हैं। यहाँ पे बोला कि अगर 184 के कंप्लायंसेस जो हमने बोले थे वो फॉलो नहीं किए, मतलब रिटर्न भर दिया लेकिन डीड की कॉपी सबमिट नहीं की, तो डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कितने पार्टनर्स हैं, फर्म कब बनाई गई, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, उस हिसाब से रेम्यूनरेशन बटा या नहीं बटा, ये सब कैसे टैली होगा। तो डिपार्टमेंट बोलेगा भाई बिना डीड के आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, हमारे पास कोई डेटा है नहीं, तो हम आपको पार्टनरशिप फर्म में कुछ बेनिफिट्स जो है वो नहीं देंगे, एज अ पेनल्टी आप पे इम्पोज करेंगे। बेनिफिट क्या नहीं देंगे, जो पार्टनर को रेम्यूनरेशन आपने दिया है ना, वो आपको एज अ डिडक्शन क्लेम नहीं करने देंगे, या आपको मॉनेटरी वे में बहुत महंगा पड़ेगा। मतलब पार्टनर रेम्यूनरेशन कल नहीं देख रहे थे 5 लाख में से 3,90,000, वो 3,90,000 पार्टनर को आपने दिया भी है ना, उसका डिडक्शन फर्म को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये कि पूरे 5 लाख पे टैक्स फर्म को ही पे करना पड़ेगा एट द रेट 30%। जबकि अदरवाइज सिचुएशन ये थी कि 3,90,000 पे तो पार्टनर्स टैक्स भर रहे थे स्लैब रेट पे। तो आप सोचो फाइनेंशियली कितना महंगा पड़ेगा। ये छोटा सा नॉन कंप्लायंस आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ा सकता है, और ये एक पेनल्टी जैसा वो लगा रहे। तो 185 इतना ही बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 क्लॉज बी मैंने आपको बता दिया। 40 क्लॉज बी में ना सब कुछ आ जाता है, वो आप ध्यान रखना, यहाँ थोड़ा लिखा हुआ क्लियर वे में नहीं है इस पॉइंट में। 40 क्लॉज बी इज नॉट ओनली फॉर वर्किंग पार्टनर्स। इसमें जो बाकी के डोरमेंट पार्टनर हैं, जो एक रेशियो में प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर रहे हैं, जो कुछ भी है, आप किसी भी टाइप के पार्टनर को जो भी पैसा दे रहे हो ना, वो सब कुछ 40 बी की रेंज में आ जाता है। तो जो 5 लाख में से 3,90,000 हमने गिना था, उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। नथिंग इज इन एडिशन टू दैट, ये आप क्लियर रखना। ठीक है, तो
बेयर एक्ट में अगर हम देखते हैं एक्ट की लैंग्वेज में, तो सारे पेमेंट्स जो भी किसी भी टाइप के पार्टनर को किए जा रहे हैं वो सब इस सेक्शन की रेंज में कवर होते हैं, इतना क्लियर होना चाहिए। चलो आगे बढ़ रहे हैं। सर्क्यूलर यहाँ पे रखा हुआ है जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इशू किया था, उसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस दे रखे हैं, वो मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ। सबसे पहले पॉइंट में तो ये बोला, पार्टनर्स हैव अग्रीड दैट द रेम्यूनरेशन टू अ वर्किंग पार्टनर विल बी द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन अलाउेबल एज पर दिस पॉइंट। वो 40B के हिसाब से कल बात हो गई है इस पर। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर विल बी एज म्यूचुअली अग्रीड अपॉन बिटवीन पार्टनर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। ये इम्प्लाइड बातें हो गई। देखो इसमें एट द एंड ऑफ द ईयर जो बोला है उसका मतलब आपको क्लियर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अनसर्टेनिटी रख सकते हो, आपको पहले से डीड में ये सर्टन करना पड़ेगा कि कौन सा पार्टनर कितना प्रॉफिट जो है वो शेयर करेगा, कितना रेम्यूनरेशन चार्ज करेगा। अगर एब्सोल्यूट नंबर कोट नहीं कर सकते हो तो परसेंटेज तो कोट हो सकता है ना, कि भाई हम जो भी प्रॉफिट पूरे साल में कमाएंगे उसका आइडिया तो साल के एंड में आएगा, लेकिन जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम पार्टनर्स का रहेगा इक्वल रहेगा। सिंपल रखते हैं कि इक्वल रहेगा, एटलीस्ट इतना तो आप क्लैरिफाई कर सकते हो। तो डीड में ना अनसर्टेनिटी नहीं रखनी है, जहां तक पॉसिबल है क्लैरिफाई करना, सर्टन करना आपको करना पड़ेगा। हाँ, एक्चुअल अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन या एब्सोल्यूट नंबर ईयर के एंड में अगर पता चलता है वो इम्प्लाइड सी बात है, साल के स्टार्टिंग में नहीं पता चल सकता कि एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना कमाएंगे, वो एंड में मालूम पड़ेगा। बट उस प्रॉफिट को बांटने का कंप्यूटेशन कैसे होगा वो फॉर्मूला तो एटलीस्ट आप डीड में क्लैरिफाई कर सकते हो। ये बात यहाँ पे हो रही है। स्टोरी वही बताइए कि असेसिंग ऑफिसर्स नॉर्मली डिसअलाउ कर देते हैं अगर आप क्लैरिफाई ना करो, बट कैसे गिनना है वो बता दोगे तो चलेगा। जो मैंने आपको बोला उतना ही पॉइंट अंदर लिखा है। नेक्स्ट बोला पेमेंट आफ्टर द डेट ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसको जनरलाइज कर देता हूँ। पार्टनरशिप डीड जब बनती है, रजिस्टर होती है, तो जिस दिन से फर्म क्रिएट हुई उसके पहले का कोई रेम्यूनरेशन पार्टनर्स क्लेम नहीं कर सकते। और अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई तो डिसॉल्यूशन के बाद के ड्यूरेशन का भी वो कोई रेम्यूनरेशन क्लेम नहीं कर सकते। जब तक फर्म एग्जिस्ट करती है तब तक का ही सिर्फ रेम्यूनरेशन पार्टनर्स चार्ज कर सकते हैं, बिफोर भी नहीं, आफ्टर भी नहीं। ये क्लैरिफाई किया। फिर जो इंटरेस्ट की बात होती है, पार्टनर्स फर्म के अंदर कैपिटल इंट्रोडक्शन करते हैं, कैपिटल लेके आते हैं, उस कैपिटल के ऊपर वो इंटरेस्ट फर्म से चार्ज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि खर्चा क्लेम करने को मिल जाता है, टैक्स सेविंग हो जाती है। तो मैक्सिमम उसका एक रेट फिक्स कर दिया, दैट इज 12% पर एनम। 12% से ज़्यादा इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करके उस पर चार्ज नहीं कर सकते। अगर करते भी हैं तो वो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। ये क्लैरिफाई किया, तो वो चीज़ यहाँ पे हमें रेट याद रखना है। अंदर का एक्सप्लेनेशन वही बोला हुआ है। पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर्स, ठीक है, इम्प्लाइड है। वो नीचे वाला जो पॉइंट है बुक प्रॉफिट वाला कल कवर हो गया था। आप नॉन वर्किंग पार्टनर्स को या डॉर्मेंट पार्टनर्स को भी बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अलग सिचुएशन होगी। उसको रेम्यूनरेशन ना बोल के हम प्रॉफिट शेयरिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसा कुछ नाम दे सकते हैं। तो कोई बात नहीं, फेंक दो बार, और क्या खेल रहे हो। बैग में रख लो, घर जाके खेल लेना। ठीक है, गया कीड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगले पेज पे आ जाओ डायरेक्टली। बुक प्रॉफिट का मीनिंग क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। टैक्सेशन ऑफ फर्म्स एंड पार्टनर्स की जो बात हो रही है ना, उसमें हमने वो टैक्स का रेट और वो सब देख लिया था, उसमें कुछ भी नया पॉइंट बाकी नहीं है, वो पूरा टॉपिक कवर हो गया। अगेन जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है 40B, वो भी मैंने आपको बोल दिया। इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, कुछ भी बोलो। किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? ठीक है, चलो। हाँ, तो 40B वाला पॉइंट वापस से वो रिपीट हो रहा है, कुछ काम का नहीं है वो, जाने दो उसको। आगे बढ़ रहे हैं, काम की चीज़ों पे चलते हैं। थोड़ा थियरी रिपीट हो गई है इसलिए। पीछे के पेज पे आना ना, 187 वाला एक सेक्शन मिलेगा, डायरेक्टली उसी पे आ जाओ। पेज 330 पे देखना। एक है ना सेक्शन 78 भी आपको मिला होगा। 78 अभी इस चैप्टर में नहीं समझ आएगा, वो सेटिंग ऑफ जो लॉसेस वाला चैप्टर है
उसमें ये सेक्शन वहाँ पे भी कवर हो रहा है, मैं वहीं आपको समझा दूंगा। तो अभी आप ये 78 सबसेक्शन 1 अभी के लिए इग्नोर कर दो, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में ये सेक्शन कवर हो जाएगा। 187 सेक्शन देखना, इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन द कंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, अब ये चेंज इन द कंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म एग्जैक्टली है क्या? दो कंडीशंस होती है इसकी। एक, इसका रीजन तो ये है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर कोई पार्टनर या तो नया ऐड हो जाए या पुराना पार्टनर रिटायर होकर चला जाए। तो जो एडमिशन रिटायरमेंट आपने पढ़ा है, डेथ ऑफ पार्टनर आपने पढ़ा है, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। दैट अमाउंट्स टू कंस्टिट्यूशन या चेंज इन द कंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो बाकी के पार्टनर्स फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं या बाय डिफॉल्ट वो बंद करनी पड़ेगी? क्या प्रोविजन है? अग्रीमेंट के बेस पे है। अगर आपने अग्रीमेंट में बात क्लियर नहीं की ना तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि डिसॉल्व करनी पड़ेगी, बट आपने पहले से लिखा हुआ है तो रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे या कोई रिटायर हो गया, कोई नया आ गया, तो अब रेशियो चेंज हो जाएगा ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ये सब में फर्क आ जाएगा। तो डीड में भी तो चेंजेस करोगे। अब जैसे ही ये चेंज आएगा, नेक्स्ट जो रिटर्न फाइलिंग होगा उसमें अपडेटेड डीड की कॉपी आपको देनी पड़ेगी। जो मैंने आपको पहले भी कंप्लायंस बोला वही। एक और चीज को चेंज इन द कंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोलते हैं। पार्टनर्स वही के वही है, लेकिन उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। अभी तक कुछ रेशियो और था, अब नए रेशियो में सपोज सबका इक्वल रेशियो कर दिया, तो वही एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, कोई नया पार्टनर आया नहीं, कोई पुराना गया नहीं, लेकिन इनका इंटरनली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ना वो चेंज हो गया। दैट चेंज इज ऑल्सो टू बी कम्युनिकेटेड टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी। और पार्टनरशिप डीड में आपने चेंजेस किए ही होंगे तो नई कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। तो 187 में दो इंस्टेंसेस आपको बताए, दोनों आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे 187 के बाद देखें अगला पॉइंट है 188, सक्सेशन की बात हो रही है। एक पार्टनरशिप फर्म जो एग्जिस्टिंग थी, आप पार्टनर्स उसको चला रहे थे, सपोज ABC 3 पार्टनर्स है, इन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म जो है वो पूरा बिजनेस ही किसी को सेल कर दिया। अब सारे पार्टनर्स चेंज हो गए, ABC के बदले PQR आ गए, नो कॉमन पार्टनर्स। तो आप ये नहीं बोल सकते एडमिशन रिटायरमेंट हुआ, भाई पूरा बिजनेस ही आपने किसी और को बेच दिया और पुराने पार्टनर सारे ही फर्म से अलग हो गए। दैट इज कॉल्ड सक्सेशन ऑफ अ फर्म, सक्सेशन ऑफ अ बिजनेस। अब ये तो साल के बीच में कभी भी हो सकता है ना, ऐसा कोई रूल है कि 31 मार्च पे ट्रांसफर करना पड़ेगा ताकि वो साल का हिसाब जो है वो सेटल हो जाए? ऐसा नहीं होगा, इन बिटवीन द ईयर कभी भी आप ये ट्रांसफर कर सकते हो। अगर ऐसा किया तो उस साल के 2 रिटर्न फाइल होंगे। जिस दिन बिजनेस ट्रांसफर हुआ उसके पहले तक ABC पार्टनर्स थे, तो ABCN कंपनी के नाम से जो फर्म चल रही थी उनका रिटर्न फाइल होगा उस डेट तक का। लेकिन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर अप टू द अपकमिंग 31 मार्च जो है उसमें सक्सेसर जो फर्म है वो आ चुकी है, तो उतने ड्यूरेशन का जो उन्होंने बिजनेस किया होगा वो रिटर्न फाइल करेंगे। तो इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर 2 रिटर्न फाइल होंगे प्रोपोर्शनेटली। अगले साल से तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, फिर तो नए पार्टनर से वही फाइल करने वाले, पुराने वाले तो अलग हो गए। तो ये सक्सेशन की बात यहाँ पे की है 188 में। 188A उससे रिलेटेड है, बोला जो भी टैक्स लायबिलिटीज हैं फर्म जो बंद हो गई उसकी या जो ट्रांसफर कर दिया उससे पहले की, वो सारी टैक्स लायबिलिटीज पार्टनर्स की रहेगी जॉइंटली एंड सेवरली। तो इंडिविजुअली भी आप लायबल हो और जॉइंटली भी आप लायबल रहोगे, भले आपने फर्म ट्रांसफर कर दी लेकिन टैक्स लायबिलिटी जो है वो तो इम्पोज होने वाली है। 189 में असेसमेंट ऑफ द फर्म डिसॉल्व्ड और द बिजनेस डिसकंटिन्यू। तो ये असेसमेंट वाले पॉइंट में ऐसा है कि अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, फर्म डिसॉल्व हो गई, तो असेसिंग ऑफिसर या तो आपसे टैक्स AY में चार्ज कर लेंगे या बोल सकते हैं कि नहीं PY में अभी पे करो। अपन ने आगे फर्स्ट चैप्टर में देखा था प्रीवियस ईयर वाले रूल के एक्सेप्शंस, जहाँ पे वो 4-5 इंस्टेंसेस थे 172 सेक्शन से 176 तक, जिसमें सेम ईयर में प्रीवियस ईयर में ही टैक्स चार्ज किया जा सकता है और हो सकता है कि आपको AY का बेनिफिट ना मिले। तो उसमें जो लास्ट सेक्शन था 176, वो MCQ में आपका डाउट भी आया था कि डिसकंटिन्यू बिजनेस वाले में असेसिंग ऑफिसर के पास ऑप्शन है, उसका डिस्क्रिप्शन है कि AY में चार्ज करना है या PY में, बाकी सब में कंपलसरी PY में चार्ज करना पड़ेगा। ये उससे कनेक्टेड सिचुएशन होगी, तो पॉइंट्स लिंक होंगे। 189 में इतनी स्टोरी और कुछ भी नहीं है। नीचे जो इलस्ट्रेशन है वो 78 वाला है, वो अभी आपको समझ आएगा नहीं। तो इसके साथ आपका ये पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो असेसमेंट ऑफ फर्म यहाँ पे डन, इसमें और कोई टॉपिक बाकी नहीं। थियरी में भी क्विक रीडिंग करना, ज़्यादा टेंशन नहीं है, वेटेज के हिसाब से चलना, क्योंकि बाकी बड़े चैप्टर्स काफ़ी सारे हैं तो ऑब्वियसली वो लोग, और DT का पेपर ना एक्चुअली में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है। मैंने जितने पेपर देखे हैं ना ऑर्डर में रखे होते हैं MCQ। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में से 1 या 2 MCQ है, फिर उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल स्टेटस, जो ऑर्डर में आपका इंडेक्स है उसी ऑर्डर में कितनी बार MCQ रखे होते हैं, शफल तक नहीं किया होता है। और चैप्टर के वेटेज के हिसाब से किसी में से 2 MCQ, किसी में से 3। अब PGBP है, कैपिटल गेन है, वो बड़े चैप्टर्स है, TDS डिडक्शंस बड़े चैप्टर है, तो ये 3-4 चैप्टर में से कितनी बार 5-7 MCQ भी आ जाते हैं एक ही चैप्टर में से। हो सकता है अगली बार उसी चैप्टर में से 2 MCQ आ जाए, तो शफलिंग वो करते रहते हैं। हर बार उनको भी क्या है ना, नया कॉम्बिनेशन ढूंढना है पेपर बनाने का, वो पैटर्न रिपीट नहीं करेंगे।
बट पूछते सब कुछ है, कुछ ना कुछ आपको हर चैप्टर में से मिल जाएगा। अब बड़े चैप्टर्स में से कौन से में वो आपको ज़्यादा पूछ लेंगे, कौन से में कम, ये प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं। कितनी बार कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। लास्ट टाइम पीजीबीपी में 6 MCQ पूछ लिए, आपको लगेगा नहीं इस बार इसमें से नहीं पूछेंगे ना, इस बार दूसरे चैप्टर में से पूछेंगे, हो सकता है फिर से रिपीट कर दे, तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो पढ़ना हमें सब कुछ ही है, बट चैप्टर के वॉल्यूम को देख के हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि शायद इसमें से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है। वो एक बार ट्राई कर सकते हैं कि उस बेस पे प्रिपेयर करें। श्योरिटी नहीं हो तो पेपर में ही आपको पता चलेगा, ठीक है। लेकिन हर चैप्टर में से एक एक दो दो क्वेश्चन मिल रहे हैं, जितने ज़्यादा चैप्टर्स कवर करके जाओगे उतना सेफ आप रहोगे। और टैक्स के पेपर में हमें मार्क्स निकालने की कोशिश तो जीएसटी में से करनी है सबसे पहले, ठीक है। 40 मार्क्स से ऊपर आपका जीएसटी, नंबर ऑफ पेजेस जो पढ़ने का कंटेंट है वो डेफिनेट है और कम है, उसके कंपेरिजन में डीटी का वॉल्यूम ज़्यादा है और वेटेज 50 मार्क्स ही है। तो आप सामने वाले 50 मार्क्स देखो, उसमें आपको कम कंटेंट पढ़ना है या ज़्यादा पढ़ना है, तो आप पहले वो सिक्योर करो और इसमें से मेजॉरिटी जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। अगर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स आपके लास्ट मोमेंट में नहीं भी कवर हो पाए, उतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 90% सिलेबस तो इसमें से कवर करना ही पड़ेगा। वो 90% अच्छे से कर लिया, एग्जाम में उसमें से आपके मेजॉरिटी क्वेश्चन बन गए तो एग्रीगेट निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एमसीक्यू पेपर है, ऑन एन एवरेज 85 to 90 क्वेश्चन तो आपको ऑप्ट करके आने पड़ेंगे, उतना लेवल का प्रिपरेशन चाहिए। फिर आप बोलोगे सर 60 सॉल्व करके आए। इतनी बार एमसीक्यू में स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, वो नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में इतने डिफेंसिव हो जाते हैं कि जो एकदम 100% श्योर है ना वही सॉल्व करेंगे। आपको लग रहा है ना 100% करेक्ट है, जरूरी है तो 60 में 60 आ ही जाएंगे, फिर वो नहीं होता है। फिर वो होगा ये कि उसमें से भी कहीं मिस्टेक्स हुई होगी। 40-40 एमसीक्यू, 25 एमसीक्यू, 30 एमसीक्यू छोड़ के आ रहे हो, एग्रीगेट बनने ही नहीं वाला उसमें। आप अगर 100 में से 70 या 65 अटेम्प्ट कर रहे हो, वो 65 में से अगर आपके 15 तो रॉन्ग हो सकते हैं, तो कितने मार्क्स बचे आपके? 44-45 पे आ गए आप, और 20 रॉन्ग हो गए, 25 रॉन्ग हो गए तो खत्म है पेपर, फिर एग्रीगेट ही नहीं बनता। तो वो एमसीक्यू में ना ज़्यादा डिफेंसिव नहीं होना है। पहला तरीका ये कि प्रिपरेशन उतनी अच्छी रखो कि नेगेटिव मार्किंग से इम्पैक्ट ही ना पड़े। भाई मुझे क्वेश्चन आता है, मैंने सॉल्व कर लिया, बिना ऑप्शन देखे सॉल्व कर लिया और मेरे हिसाब से ये आंसर है, खत्म हो गया। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपको मेंटेन करना है, वो उसी का गेम है। डरते रहोगे और अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। फिर कितनी बार स्टूडेंट्स है ना पूरे 100 अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, आर या पार। वो भी ज़्यादा रिस्की, अगर आपने बिना सोचे कुछ भी टिक कर दिया। बीच में आया था स्टार्टिंग में जब एमसीक्यू पेपर आया था, तो एक ट्रिक कोई लेके आया, बोले सर 20 एमसीक्यू नहीं आते थे, मैंने सब में ए टिक कर दिया। बोले 20 में से 2-3 तो तुक्के में राइट हो ही जाएंगे, तो बाकी के एमसीक्यू में अगर हुआ तो नो प्रॉफिट नो लॉस ना, ब्रेक इवन पे आ जाएगा। ये बहुत खराब ट्रिक है, ये गलती से भी एग्जाम में अप्लाई मत करना, क्योंकि बैड लक की कोई लिमिट नहीं होती। मैंने ऐसे आंसर की देखी हुई है जहाँ पे एक भी ए नहीं था सॉल्यूशन में, सारे बी या डी या सी उसमें से थे, ए था ही नहीं, या कोई और अल्फाबेट नहीं होगा, हो सकता है ऐसा। आपने वही वाला टिक कर दिया जो सॉल्यूशन में सबसे मिनिमम है, सोचो क्या हालत होगी। ऐसे तुक्के लगाने नहीं चाहिए, आप अपनी मेहनत में पानी खुद ही डाल रहे हो कि इसको पूरा बर्बाद करके आ रहे हैं। तो जो बाकी के आपने 80 सॉल्व किए ना, आप उसको रिस्क पे डाल रहे हो, ऐसा अननेसेसरी कुछ भी तुक्के लगा के। 100 एमसीक्यू पूरे करने ही पड़ेंगे, ऐसा कोई बर्डन नहीं है। एक अच्छे आपको अबव एवरेज मार्क्स चाहिए, आप 85 to 90 पे सेफ हो। ऊपर के जो मैं 10-12 आपको अलाउ कर रहा हूँ वो उस हिसाब से कि जिसमें आपको कुछ नहीं पता है, तो फिर वो तुक्के लगा के कुछ भी टिक कर दिया, वो आपको करना ही नहीं है, उसमें आपके मार्क्स बिगड़ेंगे। पहले आप वो कर लो जो श्योर है, वो श्योर वाले जितने ज़्यादा है ना उतने आप सेफ हो। आपने पहले सॉल्व करते गए, ये आ रहा है चलो सॉल्व हो गया, और आंसर ना चेंज करने वाला भी पॉइंट आपके पास है नहीं। एक बार सर्कल फिलअप कर दिया ना, फिर दूसरा आप नहीं कर सकते, चेंज नहीं हो सकता। उस दिन जीएसटी के टेस्ट में भी कुछ स्टूडेंट्स ने किया था, पहले आंसर ए लिखा, फिर कट करके फिर बी लिखा, श्योर नहीं थे, वो ए करेक्ट था, बी वाला रॉन्ग था। कितनी बार ना वो फर्स्ट जो आपके माइंड में आ जाता है ना वो सही होता है, फिर आप उसमें ना ज़्यादा सोचने लग जाते हो और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो फर्स्ट इंस्टेंस में सबकॉन्शियसली जो आपके दिमाग में आया, वो जो पढ़ा हुआ है ना वही आया। तो यूजुअली बहुत बार ऐसा होता है कि जो पहले दिमाग में आया होता है सही होता है, फिर या तो किसी के बोलने पे चेंज करते हो या खुद ही सोच रहे होते हैं यार इसके बदले ये भी हो सकता है, आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो एग्जाम में भी ना लास्ट तक वेट मत करना। एक दो स्टूडेंट्स ने पहले ऐसे भी किया हुआ है, वो ऑप्शन ना क्वेश्चन पेपर में एक छोटा सा टिक करते जा रहे हैं कि इसका ये है, पूरा सॉल्व कर लिया पेपर, ओएमआर में सर्कल ही नहीं भरे एंड तक। अब एंड में सर्कल भरने बैठे, टाइम खत्म हो गया, सारे सिलेक्ट ही नहीं कर पाए, क्योंकि सर्कल भरने में थोड़ा टाइम लगता है, एंड में करने बैठे। अब क्या हो रहा है ना, पहले टिक कर दिया, अब वो सबकॉन्शियसली वो पेपर वापस सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जब वो 1 का आंसर सी टिक कर रहा है ना, वो वापस वेरीफाई कर रहा है कि सी है ना, कुछ और तो नहीं आ रहा। तो वो एक ही पेपर को 2 बार सॉल्व कर रहा है, टाइम उतना अवेलेबल नहीं है। तो इससे बेटर है कि अगर आपका फर्स्ट का आंसर आ चुका है ना, उसको सर्कल करके खत्म ही कर दो, क्योंकि एक बार आपने सर्कल फिलअप कर दिया ना, अब आप खुद भी चाह के उसको चेंज नहीं कर पाओगे। जो होना था वो हो गया, आप उसको पेंडिंग रखोगे कि लास्ट तक, तो पेंडिंग ही रह जाएगा, वो पेपर ही आपका कभी कंप्लीट नहीं होगा। वो आपको नहीं करना है। तो जितने पहले आ रहे हैं ना वो खत्म करते जाओ, जिसमें डाउट है वो स्किप करते जाओ। ये जो है अगर 60, 70, 65 की रेंज में आपके आ गए, तो बाकी के जो है 30, 35
उसमें से जो आपको डाउटफुल लग रहे हैं कि शायद ये 2 में से एक ऑप्शन हो सकता है, थोड़ा सोच लेते हैं, वो आप उसके ऊपर फोकस करो। और लास्ट में 10-12 क्वेश्चन ऐसे हो जो आपको लगता है बिल्कुल ही नहीं आते, मुझे, मैंने पढ़ा ही नहीं है टॉपिक, मुझे स्ट्राइक ही नहीं हो रहा, तो आप उसको स्किप कर सकते हो कि रिस्क नहीं लेना है। ऐसा नहीं कुछ भी तुक्के लगा दिए। 10 MCQ है तो भी तुक्के नहीं लगाने। अगर 10 के 10 रॉन्ग हो गए तो -2 हो जाएगा। अननेसेसरी 2 मार्क्स क्यों जाने देने? वो 10 में आपको कुछ नहीं आता है, तो ऐसे कुछ भी आप तुक्के लगा दोगे तो वो आपके लक के ऊपर है, नहीं काम करता है। और ऐसे में लक काम करता ही नहीं कभी, है ना। जो अपने सिलेक्ट करेंगे दूसरा ही निकलेगा, वो सभी लोग अनलक्की होते हैं इस मामले में। तो बेटर है कि ऐसा गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए अपने पेपर में, ये सब आप ध्यान रखना। तो टैक्स का पेपर निकालना टफ नहीं है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, थोड़ा प्लानिंग करना है कि कहाँ से मार्क्स निकालने हैं। फिर आप रैंडमली पढ़ते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, वहाँ पे वो स्कोर नहीं बनेगा। क्लियर? यहाँ पे टेस्ट में मेरा नेगेटिव मार्किंग रखने का पर्पस ही वही है कि भाई आप एक्सपीरियंस तो करो कि उस सिचुएशन में जो नेगेटिव मार्किंग है तो आप सोचते कैसे हो। मैं यहाँ नहीं रखूंगा और डायरेक्ट वहाँ नेगेटिव मार्किंग आएगी ना, उल्टा ही करके आओगे। तो इससे बेटर है कि यहाँ पे आप प्रैक्टिस ही वैसे करो कि नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से सॉल्व करना है, और इतने MCQ में क्विट कर सकता हूँ, इतने नहीं। यहाँ आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, बट एक्सपीरियंस आप ही का आपको समझ में आएगा। मैं फिक्स रेशियो नहीं बोल सकता कि इतने तो छोड़ ही देना। ये 10-12 जो है बोल रहा हूँ, ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ। अगर आपको पेपर उस दिन अच्छा आता है और आपके 4-5 MCQ डाउटफुल है तो आप 95 अटेम्प्ट करके आ सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। उससे कम भी कर सकते हो, लेकिन आपकी प्रिपरेशन इंडिविजुअल होगी ना, उस पर डिपेंड करेगा और उस दिन पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा। तो मैं आपको यहाँ से फिक्स रेशियो बोल के नहीं भेज सकता, सेफ मार्जिन बता सकता हूँ कि 85 to 90 तो चाहिए। उसके नीचे फिर थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा, उसमें भी डिपेंड करता है। कोई कम सॉल्व करके आया लेकिन उसके ज्यादा करेक्ट हो गए तो बच गया, लेकिन ऐसे अपने रिस्क नहीं ले सकते। तो एवरेज 85 to 90 आपको लेके चलना है। क्लियर? चलो, तो असेसमेंट ऑफ फॉर्म्स वाला भी आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है, इसमें और डिस्कशन नहीं करते, इसमें नया चैप्टर मैं आज स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ।